Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। आज का जो हमारा वीडियो होगा इस लेसन पर होगा फोकस, और वीडियो का जो मेन टॉपिक होगा वह होगा शिल्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज बताएंगे कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, शिल्डिंग कांस्टेंट क्या होता है। और इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्लेटर, तो इसको हम ये भी कहते हैं स्लेटर रूल। तो आज का जो वीडियो होगा वह 3-4 नामों से जाना जाता है: शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज का वीडियो इस नाते बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी चलेगी उसमें एटॉमिक साइज आएगा, आयनिक साइज आएगा, कोवेलेंट रेडियस आएगा, आयन रेडियस होगा, वनडरवाल होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो उनके ऊपर शिल्डिंग इफेक्ट का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बहुत असर होता है। ये बहुत अच्छा फैक्टर है, अफेक्ट डालता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर। तो अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बहुत ढंग से उसके वेरिएशन को समझना होगा, उसके फैक्टर को जानना होगा, उसका असर समझना होगा, हमें शिल्डिंग इफेक्ट को जानना बड़ा अनिवार्य है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो वीडियो होगा शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फोकस करते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट इसी में रहेगा, साथ में जोड़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है। तो शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम एक और रूप से जानते हैं स्लेटर रूल, SLATE, स्लेटर रूल। तो आज हम फोकस करेंगे शिल्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर रूल पर। तो इसको जानने के पहले हम कुछ बुनियादी बात जानते हैं। आप जानते हैं कि एटम का जो एटम होता है स्फेरिकल होता है। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक बहुत ही डेंसिटी वाला एक पॉइंट होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना प्रोटॉन होगा, उतना ही न्यूक्लियस की ताकत मानी जाती है। तो किसी भी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसी को उसका न्यूक्लियस चार्ज कहते हैं। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज होता है एटम का न्यूक्लियस या नाभिक, उतना ही ज़्यादा ताकतवर और बलवान माना जाता है। और एटम के न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। इसी पाथ का नाम रखा जाता है सेल, इसी का नाम रखा जाता है ऑर्बिट। ये सारी बातें बोर मॉडल्स लेकर के सोमरफेल्ड और श्रोडिंगर तक आया है। तो एटम का ये न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है। तो मैं 4 ऑर्बिट को लिया हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है। तो जो एटम के न्यूक्लियस की जो ताकत है वह लगती है इलेक्ट्रॉनों पर, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन के उपयोग खींचा रहता है। तो जो एटम के न्यूक्लियस की ताकत पहले लगती है पहले ऑर्बिट पर, उसके बाद दूसरे ऑर्बिट पर, फिर तीसरे ऑर्बिट पर, फिर चौथे ऑर्बिट तक। तब बाहर तक आते आते, आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन तक आते आते एटम के न्यूक्लियस की जो एक्चुअल ताकत है वो घटने लगती है, क्योंकि दूरी बढ़ने लगती है। उसका एक और कारण है कि एटम के न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच की जो ऑर्बिट हैं वह इसकी ताकत को कम कर देते हैं, इसकी ताकत को खा जाते हैं, रोक देते हैं, सेल्ड कर देते हैं, स्कीन कर देते हैं। और जो ताकत बाहर जाके बचती है, बची खुची ताकत एटम के न्यूक्लियस की, वह ताकत
जो बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अनुभव करते हैं उसका नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मान लिया जाए इसके जो आपका न्यूक्लियस है इसमें 20 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन होगा तो इसकी ताकत 20 के रूप में दिखाई जाएगी। बाहर तक आते आते अगर जो है केवल 12 प्रोटॉनों की ताकत लगती है, इसका मतलब कि एक्चुअल तो 20 थी, बाहर लगी 12, बीच में 8 खत्म हो गया, रोक दिया गया, सील्ड कर दिया गया। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस की जो एक्चुअल ताकत होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना न्यूक्लियस की ताकत होगी। न्यूक्लियस जो होता है अपनी ताकत से अपने ऑर्बिट पर फोर्स अप्लाई करता है। जो सबसे बगल का ऑर्बिट होगा उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। मैंने बाहर तक आते आते एटम के न्यूक्लियस की एक्चुअल ताकत में गिरावट आती है। ये जो रिडक्शन होता है इसी रिडक्शन को शिल्डिंग कहते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है बीच वाले जो होते हैं। तो जो बीच वाले सेल होते हैं जो एटम न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच होते हैं, देखिए बाहरी ऑर्बिट को अल्टीमेट सेल कहते हैं, एक और अंदर वाले ऑर्बिट को पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, एक और अंदर वाले ऑर्बिट को एंटी पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, और इस ऑर्बिट को इनर मोस्ट सेल कहते हैं। तो बाहरी ऑर्बिट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे n से तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे n-1 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे n-2 से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे n-3 से। तो न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच के जो ऑर्बिट हैं, जो सेल हैं, उनका नाम रखा जाता है, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, इंटरवीनिंग सेल। क्या रखते हैं? इंटरवीनिंग सेल कहते हैं। इंटरवीनिंग माने होता है बीच वाले, इंटरवीनिंग सेल कहते हैं। और इस इंटरवीनिंग सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैंने कहा एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसी न्यूक्लियर चार्ज की ताकत से न्यूक्लियस जो होता है अपने बाहरी ऑर्बिट या अपने आउटरमोस्ट सेल या आगे पीछे वाले ऑर्बिट पर फोर्स अप्लाई करता है। बाहर तक आते आते फोर्स कम हो जाता है क्योंकि बीच वाले ऑर्बिट होते हैं, जो बीच वाले सेल होते हैं हम जिनको इंटरवीनिंग सेल कहते हैं, उसमें जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इनकी ताकत को रोक देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो बाहरी ऑर्बिट तक आते थे कम पहुंचता है ताकत। तो यह घटना क्यों होती है, इस घटना के पीछे क्या जिम्मेदार है? तो जो जिम्मेदार का कारक है, जो इफेक्ट है, उसका नाम है शिल्डिंग इफेक्ट है। इसी शिल्डिंग इफेक्ट का नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मान इसी इफेक्ट के नाते बाहरी ऑर्बिट तक आते आते फोर्स कम हो जाता है। जैसे जैसे इंटरवीनिंग सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शिल्डिंग भी बढ़ती जाएगी, स्क्रीनिंग भी बढ़ता जाएगा। बाहरी ऑर्बिट तक आते आते न्यूक्लियस चार्ज की ताकत भी कम होती जाती है। तो बाहरी ऑर्बिट तक जो ताकत पहुंचती है बची कुची, उसका नाम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रोकने की ताकत होती है, उसके इफेक्ट को शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट को समझा करके स्लेटर ने एक रूल पैदा किया जिसका नाम रखा गया स्लेटर रूल। उसका फार्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस सिग्मा। क्या लिखा है? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस सिग्मा, जहां पर Z इफेक्टिव जो है इसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ZA का नाम है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा का नाम है शिल्डिंग कांस्टेंट। क्या नाम है? शिल्डिंग कांस्टेंट, SHIELDING, सिग्मा
कांस्टेंट। तो यह मैंने आपको समझाया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे आप निकालेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए आपको जो एक्चुअल चार्ज है उसमें से सिग्मा को माइनस करना होगा। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एटम के न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच जो ऑर्बिट है उसमें रहने वाले इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन को। जैसे जैसे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एटम के न्यूक्लियस की ताकत कम होती जाती है, क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है इनकी ताकत कम करता, वहां तक पहुंच नहीं पाता है। ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है इसका मेन जो है अप्लाई होता है डी और एफ ब्लॉक में, क्योंकि जो डी और एफ ब्लॉक में जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं बल्कि पेनल्टीमेट सेल में या एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाता है। अगर डी वाला ऑर्बिटल होता है तो बाहर में अंदर जाता है, जैसे n-1 डी। एफ में अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है n-2 में जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर डी और एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वह इंटरवीनिंग सेल में जाता रहता है। जब इंटरवीनिंग सेल में जाता रहता है तब क्या होता है, इसमें इंटरवीनिंग सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इंटरवीनिंग सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी ताकत कम होती जाती है, ऑर्बिट फैल जाता है। तो हमारे कहने मतलब यह होगा जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस की एक्चुअल ताकत को रोकता है, बाहर तक आते कम होता है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट अपने एटम के न्यूक्लियस की जिस ताकत का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है बची खुची ताकत को, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इसका मतलब क्या, शिल्डिंग उतनी कम है, आकार छोटा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब शिल्डिंग ज़्यादा है, इसका यह मतलब होता है कि आकार उसका फैल जाएगा। माने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फैसला करेगा आकार छोटा एक बड़ा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा आकार छोटा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो आकार बड़ा होगा। तो आज का हमारा जो वीडियो था ये वीडियो था शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर सकते, जिस मान लीजिए सोडियम है, सोडियम में आपको निकालना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो सोडियम का एटम का न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा तो जो ZA की वैल्यू हो जाएगी 11। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा जो सिग्मा होता है उसको हम शिल्डिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये डिपेंड करता है एटम न्यूक्लियस और बाहरी ऑर्बिट के बीच में रहने वाले इंटरवीनिंग सेल के इलेक्ट्रॉनों पर। तो इसका होता है 2 8 1 होता है, ठीक। तो 2 8 हो गया इंटरवीनिंग, उसी को हम कहेंगे सिग्मा। 11 का आप क्या है, जेड एक्चुअल है, तो 11 में से 10 जाएगा आएगा 1, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बचेगा 1। मान एक ही प्रोटॉन से सोडियम अपने बाहरी ऑर्बिट में जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स का मेजरमेंट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। ये वीडियो था फोकस ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इस वीडियो से हम किसी भी एटम के आकार के बारे में जानकारी पता कर लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है आप कोई तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए यूट्यूब पर आए हैं मेरे चैनल पे, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, तो ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।